शाहरुख खान के बेटे का ड्रग्स का मामला था। ऐसे केसेस में फॉरेंसिक्स का क्या रोल होता है? भाई मैं ड्रग्स ले रहा हूँ अगर तो उसके ट्रेसेस मेरे कपड़ों पे होंगे, मेरे हाथ में होंगे, जिसे कि रेसिडुअल बोलते हैं। पुलिस का वो सिपाही या वो सब इंस्पेक्टर वो फॉरेंसिक साइंटिस्ट नहीं है, वो वहाँ गलती कर रहा है, लेकिन उस गलती की सजा कौन भुगत रहा है? एक आदमी जिसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। आप क्या कह रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आपके साथ किसने क्या किया है, क्यों किया है, इससे किसी को मतलब नहीं। मतलब सिर्फ एक चीज़ से है कि आप जो कह रहे हो उसको साबित करने के लिए आपके पास सबूत क्या है। डिजिटल दुनिया में आपने फ़ोन फॉर्मेट कर दिया, आपने डिलीट कर दिया। पहले तो डिजिटल दुनिया में कोई डिलीट होता ही नहीं। और अगर फ़ोन बरामद ना हो तो? आपने कहीं से वाईफाई एक्सेस किया होगा, आपने किसी को कॉल किया होगा, आपके पास डेटा नहीं है ना, आपने किसी को भेजा होगा। पुलिस कहती है कि ऐसा हुआ और मीडिया उसको दिखाती है कि ऐसा हुआ। आपने एज ए जर्नलिस्ट क्या किया? आपने उसकी बात को उठा के रख दिया। ये आपका काम नहीं है। हर कुछ में झूठ है। ऐसे में फॉरेंसिक की इम्पोर्टेंस क्या रह जाती है? हर जगह झूठ ही झूठ दिख रहा है। कोई भी चीज अगर कुछ हुई है तो उसके ट्रेसेस आप कभी नहीं मिटा पाओगे। क्या पुलिस आपकी राय को मानती थी, उसको एक्सेप्ट करते थी? किसी को कह दिया अरे यार हमारे खिलाफ फॉरेंसिक एविडेंस मिल गया, तो वकील कहता है यार उसमें तो कुछ नहीं हो सकता। 140 करोड़ की आबादी अगर हम देखें और लैब्स की संख्या मुझे लगता है गिनी चुनी होगी, बहुत ही तो कम है। हाउ डू यू डील विद द स्ट्रेस? मुंबई का एक मशहूर केस था जिसमें फिल्मी सितारों से जुड़ा एक आत्महत्या का मामला था। उसमें उस बच्ची की जो माँ थी, उन्होंने इंग्लैंड यूके के एक एक्सपर्ट की रिपोर्ट ली सैंपल देके, और उस रिपोर्ट को अदालत में लगाया और अदालत ने उस रिपोर्ट को माना। मतलब आप किसी भी प्राइवेट लैब से भी करा के जो रिपोर्ट है उसको लगा सकते हैं। अगर हमारे पास सबूत है, सबूत के आधार पर सत्यता साबित की जा सकती है। कानून जो है वो अंधा होता है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन और आज स्पॉटलाइट एक ऐसे शख्स के साथ जिन्होंने सच को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि सबूतों में ढूंढा है। वो है इंद्रजीत राय, भारत के पहले और दुनिया के सबसे लंबे समय तक काम करने वाले फॉरेंसिक जर्नलिस्ट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मानित और फ्रेंच सीनेट में भारत गौरव अवार्ड से अलंकृत। 24 सालों से इंद्रजीत राय ने खबरों की दुनिया में विज्ञान की रोशनी फैलाई है, जहां अफवाहों की जगह तथ्यों ने ली और भावनाओं की जगह सबूतों ने। फॉरेंसिक यानी वो विज्ञान जो सच्चाई को आवाज देता है, अपराध से लेकर झूठ तक हर रहस्य को परत दर परत खोलने वाला विज्ञान। और इंद्रजीत राय ने इसे पत्रकारिता के साथ जोड़ा, एक नई दिशा दी, जिसे आज हम फॉरेंसिक जर्नलिज्म के नाम से जानते हैं। आज हम बात करेंगे उस सफर की जहां हर सबूत बोलता है, हर डेटा सच कहता है और हर जांच इंसाफ की ओर बढ़ती है। तो इंद्रजीत जी, आपका स्वागत है स्पॉटलाइट विद श्वेता में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। फॉरेंसिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में जितनी बात की जाए मुझे लगता है कम है, और उसकी बारीकियों में जाएंगे, उसके तह तक जाएंगे, समझेंगे कि कैसे काम करते हैं आप लोग और कैसे ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जो है वो फंक्शन करता है। लेकिन शुरुआत करते हैं, चूँकि आप एक पत्रकार भी रहे, 20-25 साल आपने पत्रकारिता में गुजारा और फिर फॉरेंसिक्स के में आपने अपने आप को उतारा, तो ये दोनों चीज़ें मिलके बन जाती हैं फॉरेंसिक जर्नलिज्म। पहले दर्शकों को समझा लें कि क्या होता है फॉरेंसिक जर्नलिज्म। देखिए, जब मैं जर्नलिज्म में आया तो उस वक्त फॉरेंसिक और जर्नलिज्म दो हिस्से थे। फिर जब मैं जर्नलिज्म में आया तो मैंने देखा कि इस फॉरेंसिक की वजह से मुझे जर्नलिज्म में फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा कैसे हो रहा है कि मेरा नज़रिया किसी भी अपराध को देखने का अलग होता था। मतलब आपने पहले फॉरेंसिक की पढ़ाई की हुई थी, उसके बाद आप मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड फॉरेंसिक से ही था। मैं ग्रेजुएशन में मैंने पढ़ी, फिर मैंने पीजी किया क्रिमिनोलॉजी में, फिर मैंने पीजी किया, डबल पीजी किया मैंने फॉरेंसिक्स में, फिर पीएचडी में मैं गया। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा हमेशा से फॉरेंसिक्स का ही था, पर बाई प्रोफेशन में जर्नलिस्ट था। अब क्या होता था कि किसी भी क्राइम को देखने के बाद एक जर्नलिस्ट का अलग नज़रिया होता है, और जब आप जर्नलिस्ट होते हो साथ में आप क्राइम की साइंस को, फॉरेंसिक तो क्राइम का ही साइंस है, उसको आप समझते हो, तो आप देखते हो कि यार ये खून का धब्बा यहाँ पे ऐसे गिरा है, इसका मतलब ब्लड जो है वो इस दिशा से आया होगा। यार ये पुलिस कह रही है कि इसने मारा, लेकिन यहाँ जो मुझे लग रहा है कि मारने वाला आदमी इतना लंबा रहा होगा। या आप क्राइम के इवेंट को साइंटिफिक फैक्ट के साथ देख के नरेट करते हो, या आप किसी का इंटरव्यू करते हो
तो चूँकि आपने फॉरेंसिक साइकोलॉजी पढ़ी होती है, तो आप अपने सवालों को इस तरीके से फ्रेम करते हो कि वो बहुत सारी चीज़ें ना चाहते हुए बता दे। आप उसको इस तरीके से साइकोलॉजिकली वाइंड अप करवाते हो कि वो आपको बहुत सारी चीज़ें बता दे। तो जब मैं ये करियर आगे बढ़ने लगा तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वेस्ट में इस तरीके की कोशिशें शुरू हुई। फिर मैंने भी सोचा कि हिंदुस्तान में इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। तो पहली बार मैंने बात करनी शुरू की फॉरेंसिक जर्नलिज्म की, क्योंकि फॉरेंसिक और जर्नलिज्म दोनों का काम है सच को दिखाना या सच को ढूंढना। एक जर्नलिस्ट भी वही करता है कि वो सच का पता करता है, सच को ढूंढता है, और एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी वही करता है कि वो सच को ढूंढ के उसको प्रूव करता है। तो मैंने कहा कि ये दोनों चीज़ें तो एक ही हैं। तो इन दोनों के ग्रुपिंग से हम लोगों ने काम करना शुरू किया, और क्राइम रिपोर्टिंग में बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिसमें हम लोगों ने पुलिस से हट के अपने नज़रिए को बताया, उसके रीजंस बताए, उसके फैक्ट्स बताए, और उसके लॉजिक को बताया, और उसके साइंस को बताया कि ये हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका साइंस ये है। लेकिन पुलिस की रिपोर्ट तो कुछ और कहती होगी, पुलिस तो आपके सामने कुछ और फैक्ट्स प्रेजेंट करती होगी, जैसा आप कह रहे हैं कि, तो क्या पुलिस आपकी राय को मानती थी, उसको एक्सेप्ट करते थी? देखिए, जब भी आप कोई भी बात, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो एक कॉमन सिविल सिटीजन हो, जब आपकी बात में तथ्य होगा, जब आपकी बात में लॉजिक होगा, और जब उस पे ये भरोसा करने का आधार होगा कि आप जो कह रहे हैं सही कह रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि व्यवस्था नहीं सुनती है। मैं आपको एक छोटे से केस का उदाहरण देता हूँ। आप लोगों को याद होगा रेयान का केस, जो एक रेयान स्कूल में हाँ। एक बच्चे का मर्डर हो गया था। उसके बाद वहाँ की जो लोकल पुलिस थी उसने एक ड्राइवर को अरेस्ट किया और कहा कि इस ड्राइवर ने उसको मारा है, और मारने का उन्होंने आधार बताया कि हमने इसलिए आइडेंटिफाई किया। जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि किस आधार पे आप कह रहे हो कि भाई इसने मारा? बोला जब ये बाहर निकला तो इसके सामने खून लगा हुआ था, जब ये वॉशरूम से बाहर निकला। हम लोग वहाँ गए, बाकी जर्नलिस्ट भी गए थे, तो हमने देखा कि भाई बच्चे को सामने की तरफ से कट किया गया था, और जो बच्चा पड़ा हुआ मिला था बैग था। तो एक कॉमन ब्लड स्प्लैटिंग तकनीक होती है जो फॉरेंसिक में हम लोगों को पढ़ाई जाती है, जिसमें खून के गिरने की दिशा का हम अनुमान लगाते हैं। अब हमने देखा कि जिसने भी काटा होगा तो यानी कि पीछे से उसने पकड़ा होगा। सामने से तो कोई ऐसे खड़ा होकर उसको काटता नहीं है, पीछे से पकड़ा होगा। तो यानी कि उस बच्चे की पीठ है, पीठ के बाद बैग होगा, और उसके बाद किलर का सामने का फ्रंट एरिया होगा। तो किसी भी सूरत में ये खून घूम के उस किलर के सामने नहीं आने वाला। तो हम लोगों ने इसकी बात करनी शुरू की, और उसकी हाइट को लेके और तमाम सवाल हम लोगों ने उठाने शुरू किए। उसके बाद वहाँ की पुलिस पे भी बहुत सारा दबाव बना, बाकी मीडिया ने भी इन तथ्यों को उठाना शुरू किया कि भाई आप किस आधार पे कह रहे हो, कैसे कह रहे हो। तो ये केस सीबीआई को ट्रांसफ़र हुआ, और सीबीआई ने उस ड्राइवर को बरी किया, और उसने सीबीआई ने कहा कि इसने नहीं मारा है। उन्होंने दूसरे किलर, जो उस स्कूल का ही एक सीनियर बच्चा था, उसको सीबीआई ने गिरफ्तार किया वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पे, और इस केस को की चार्जशीट अदालत में दाखिल की। तो देखिए, काम तो सीबीआई नहीं किया, काम वैज्ञानिकों नहीं किया जो स्टेट की तरफ से, क्योंकि प्रोसिक्यूशन हमारे देश में स्टेट का सब्जेक्ट है, राज्य कर सकता है, पुलिस कर सकती है। लेकिन जब आप कहते हो एक जर्नलिस्ट के तौर पे, और आप लॉजिक देते हो, और आप उसके पीछे की साइंस बताते हो, तो मानेगा, क्यों नहीं मानेगा। अब जब आपने इतना वक्त गुजारा है मीडिया इंडस्ट्री में भी, और साथ ही आप फॉरेंसिक्स में भी हैं, तो जब आप आज की डेट में टीवी पर खबरों को देखते हैं, क्राइम स्टोरीज या कुछ भी, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ढिलाई है, बचकानी बातें हो रही हैं, ये हो नहीं सकता, मतलब फैक्ट्स प्रेजेंट नहीं हो रहे, ऐसा लगता है कभी? देखिए, आप अगर सिस्टम को देखिए तो सिस्टम में चाहे मीडिया की जगह हो, या पुलिस की जगह हो, या सरकार की जगह हो, बड़ी डिफाइंड है। उसमें मीडिया बनी ही इसलिए थी कि भाई वो क्वेश्चन करे व्यवस्था से। आज दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं बहुत अच्छी तो नहीं है, कि पुलिस कहती है कि ऐसा हुआ, और मीडिया उसको दिखाती है कि ऐसा हुआ। भाई, आपने एज ए जर्नलिस्ट क्या किया? आपने उसकी बात को उठा के रख दिया, ये आपका काम नहीं है। उसने जो कहा उसकी सच्चाई को आपको परखना आपका काम था। प्रॉब्लम ये है कि एक क्राइम जर्नलिस्ट हमारी आज की व्यवस्था में जो मीडिया में जाता है, वो हो सकता है कि इतिहास हिस्ट्री से बैचलर्स हो सकता है ज्योग्राफी से बैचलर हो सकता है मास कॉम की पढ़ाई उसने की हो,
उसने क्राइम की कहाँ पढ़ाई की? या जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है वो उसका स्पोर्ट्स से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, प्रोफिशिएंट नहीं होते वो नहीं। अपने सब्जेक्ट में। या जो पॉलिटिक्स कवर कर रहा है उसने शायद, बहुत कम जर्नलिस्ट होंगे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की होगी। माय पॉइंट इज़ कि जर्नलिस्ट जिसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, जिसकी बात पूरा देश सुनता है, उसके अंदर अपनी उस पेशे से जुड़ी हुई जिस बीट को भी वो कवर कर रहा है उसकी काबिलियत होनी चाहिए, उसे पढ़ाई करनी चाहिए, उसकी योग्यता होनी चाहिए। और चैनल्स और संस्थानों को एक इसे न्यूनतम योग्यता में डालना चाहिए कि भाई तुमको क्राइम कवर करना है तो क्राइम की पढ़ाई यू करके, मस्ट स्टडी दिस, यू मस्ट स्टडी दैट। तो तुमको अगर पॉलिटिक्स कवर करनी है तो तुम्हारी डिग्री क्या है? तो जी तुम्हारी डिग्री तो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री से तो पॉलिटिक्स का नहीं है, पॉलिटिकल साइंस चाहिए हमें। तो बहुत सारे चीज़ों को बदलाव करने की ज़रूरत है जिससे क्वालिटी ऊपर उठेगी। अब ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है, मीडिया संस्थान भी अपने आप को बदल रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, चाहे CNN हो या न्यूयॉर्क टाइम्स हो या वॉशिंगटन पोस्ट हो, साख पे खतरा सबको है। अब उस साख को बचाने के लिए कोशिशें हो रही हैं, कुछ कोशिशें अच्छी भी हो रही हैं, ऐसा नहीं कहूँगा कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन ये करना पड़ेगा वरना तो प्रॉब्लम है। तो इंद्रजीत जी एक बात बताइए कि जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि मीडिया में जर्नलिस्ट को एक लेवल की पढ़ाई होनी चाहिए जिस भी बीट में आप कवर करने जा रहे हो, लेकिन आज जब हम देख रहे हैं सोशल मीडिया इंसेप्शन के साथ कि बिल्कुल एक झूठ की जो फैलाव बहुत ज़्यादा हो गया, हर कुछ में झूठ है, ऐसे में फॉरेंसिक की इम्पोर्टेंस क्या रह जाती है? हर जगह झूठ ही झूठ दिख रहा है। जी देखिए, एक फॉरेंसिक में जो लोग पढ़ते हैं वो इस थ्योरी को शायद जानते होंगे। फॉरेंसिक में एक प्रिंसिपल है लोकार्ड की एक्सचेंज थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है, मैं आम भाषा में आपको समझाता हूँ, नॉन टेक्निकल भाषा में। ये थ्योरी कहती है कि कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति कहीं पे आता है और कहीं से जाता है तो वो अपने साथ कुछ लेके आता है और वहाँ पे कुछ छोड़ के जाता है। तो देखिए वो चश्मा होना चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर कुछ हुई है तो उसके ट्रेसेस आप कभी नहीं मिटा पाओगे। कैसे? अच्छा, आप कभी नहीं मिटा सकते। अगर आपने डिजिटल दुनिया में या व्यक्तिगत दुनिया में आप कहीं गई कुछ किया तो आप इस मुगालते में मत रहिए कि आपने उसके साक्ष्य या आपने ट्रेस, इवन सालों बाद भी आप कभी भी कहीं ना कहीं ट्रेस होगा। आपको एक बड़ा छोटी सी बात बताता हूँ। मान लीजिए कि मैं किसी खास जगह का रहने वाला हूँ और मैं वहाँ से चलता हुआ एक जगह दूसरी जगह पे आया। मैं वहाँ से इस थ्योरी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। मेरे जूतों में हो सकता है कि वहाँ की मेट्रोलॉजिकल मिट्टी के ट्रेसेस वहाँ से आए और मैं वो मिट्टी के ट्रेसेस उस जियोलॉजिकल लोकेशन का मैंने इस स्पॉट पे छोड़े। एग्जामिनेशन करने वाले फॉरेंसिक एक्सपर्ट अगर वो डस्ट का एक पार्टिकल भी उनको वहाँ से मिलता है तो वो ये बता सकते हैं कि एक व्यक्ति जो यहाँ पे आया था वो इस जगह से बिलोंग करता है। मैं बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ। डिजिटल दुनिया में आपने फ़ोन फॉर्मेट कर दिया, आपने डिलीट कर दिया। पहले तो डिजिटल दुनिया में कोई डिलीट होता ही नहीं है, सारी चीज़ें हासिल की जा सकती हैं और इसका एक विज्ञान है और हम लोग हासिल करते हैं। मान लीजिए आपने फ़ोन ही तोड़ दिया, फ़ोन को मान लिया नदी में फेंक दिया, आपने नदी में फेंक दिया, ठीक है, नदी से भी फ़ोन बरामद हो गया तो ये मत सोचिए कि उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। और अगर फ़ोन बरामद ना हो तो कोई बात नहीं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, आपने कहीं से वाईफाई एक्सेस किया होगा, आपने किसी को कॉल किया होगा, आपके पास डेटा नहीं है ना, आपने किसी को भेजा होगा उसके पास, या फिर आपने जो डिलीट किया है वो कहीं से आया होगा। तो इतने ट्रेसेस हैं तो फॉरेंसिक साइंटिस्ट इन्हीं ट्रेसेस की कड़ियों को जोड़ता है। तो ये मुगालते में नहीं रहना चाहिए। फॉरेंसिक अगर चाह जाए, अगर वो स्किल्ड है साइंटिस्ट, तो अपराधी का बचना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है, वो नहीं बच सकता है। क्योंकि इस विज्ञान का रंग जो है ग्रे नहीं होता है, या तो सफ़ेद होता है या काला होता है, या तो है या नहीं है। हाँ बिल्कुल, ग्रे तो नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि डिजिटल वर्ल्ड में तो मतलब फॉरेंसिक का जो एक कह लीजिए काम है या जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ी हैं विथ डिजिटल मीडिया एंड एवरीथिंग, क्योंकि पहले तो ये सब चीज़ें होती नहीं थी। आप जो सैंपल्स आपको मिलते होंगे ऑन द स्पॉट, उस सैंपल्स का आप फॉरेंसिक करते होंगे, लेकिन अब तो डिजिटल के लिए आपको अपडेट भी रखना होता होगा, बहुत कुछ बदल गया।
देखिए विज्ञान तो एक ही है, उसका माध्यम बदला है, हैंडसेट बदले हैं, मोबाइल अपग्रेड हुई है, मेमोरी सिस्टम बदला है, 2G से 5G पे आ गए हैं, तो माध्यम बदले हैं। विज्ञान प्रिंसिपल पे काम करता है, विज्ञान फंडामेंटल पे काम करता है, वो नहीं बदला है। और विज्ञान में भी रोज अपडेट हो ही रहे हैं। तो मोटे तौर पे चाहे पहले का दौर था चाहे आज का दौर है, फॉरेंसिक इम्पोर्टेंट हमेशा से रहा है। नहीं तो अगर ये इम्पोर्टेंट ना होता तो जो हमारा कानून है वो इसको इतनी मान्यता नहीं देता। हमारे कानून की जो फिलॉसफी है वो ये है कि 100 अपराधी छूट जाए मंजूर है, लेकिन एक निर्दोष नहीं को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ऑन दिस फिलॉसफी आवर लॉ वाज डिज़ाइंड। अगर इस फिलॉसफी वाले लॉ में फॉरेंसिक साक्ष्य को इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है तो इसका मतलब कि इस विज्ञान की प्रामाणिकता को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कि किसी को कह दिया अरे यार हमारे खिलाफ फॉरेंसिक एविडेंस मिल गया, तो वकील कहता है यार उसमें तो कुछ नहीं हो सकता, हमारे खिलाफ तो वो ट्रेसेस मिल गए, हमारी मोबाइल की फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो वकील कहता है यार उसमें तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। तो दिस इज़ वेरी उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैनिपुलेट जो करेगा उसका भी ट्रेस मिलेगा। हाँ। तो कौन अपने फंसने का रास्ता उसमें से अख्तियार करेगा। अच्छा एक बात बताइए, भारत में अगर हम देखें तो हमारा फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है, मतलब कहाँ तक पहुँच पाए हैं? देखिए धीरे धीरे भारत दुनिया के तमाम उन देशों में शामिल होने जा रहा है जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। आज हम बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो कोशिशें हो रही हैं वो कोशिशें बहुत ही अच्छी हो रही हैं। हर साल नई फॉरेंसिक लेबोरेटरीज़ खुल रही हैं, हर साल नए कोर्सेज बच्चों को पढ़ाने के लिए खुल रहे हैं। तो कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के लिए ये कोशिश काफ़ी नहीं है, इसमें वक्त लगेगा, पहली बात। दूसरी बात कि कानून कहता है कि बचाव पक्ष और आरोप पक्ष मेरे सामने बराबर है। कानून का ये मानना है, वो बचाव और आरोप पक्ष में फ़र्क नहीं समझता है। लेकिन 95% लेबोरेटरी सरकार की हैं, सिर्फ 5%, अब 5% में बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 1% प्राइवेट सेक्टर में लैब्स हैं। तो एक आम आदमी जो फंसा हुआ है वो क्या करेगा? पुलिस, ठीक है, पुलिस ने अपना केस साबित करने के लिए उसके पास सुविधा है, उसने फॉरेंसिक रिपोर्ट उसकी बनवा ली, उसने अदालत में रख दी है, लेकिन उस रिपोर्ट को जांचने के लिए या अपने मटेरियल को टेस्ट कराने के लिए बचाव पक्ष के पास तो कुछ है ही नहीं। तो प्राइवेट सेक्टर में भी फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना होगा, क्योंकि जस्टिस तभी मिलेगा जब ट्रायल फेयर। लेकिन रिलायबिलिटी हो सकती है, करप्शन तो वहाँ भी घर कर सकता है। देखिए फॉरेंसिक में हर चीज़ को डिफ़ाइन किया गया है और उसके साथ कानून में डिफ़ाइन किया गया है। एविडेंस एक्ट में साफ साफ बताया गया है कि ऐसे सबूतों को लिया जाएगा, ऐसे सबूत का टेस्ट होना चाहिए, ऐसे रिपोर्ट होनी चाहिए, चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन होनी चाहिए, तो डिफाइंड है। अगर आप प्रोसीजर से कर रहे हो तो फिर तो आप मैनिपुलेशन का ऑप्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मान लीजिए मैंने यहाँ से सबूत उठाया, अब मैंने चेन ऑफ कस्टडी में साइन किया कि 7:13 पे मैंने यहाँ से एविडेंस उठाया, उसके बाद वो प्राइवेट लेबोरेटरी गया, प्राइवेट लेबोरेटरी में वहाँ उसने बताया कि 7:20 में मैं लेबोरेटरी पहुँचा, ठीक है। लेबोरेटरी में फिर उसने वहाँ एंट्री की कि ये सबूत मैंने इस साइंटिस्ट को हैंड ओवर किया इतने बज के इतने मिनट पे। अगर इस बीच कुछ होता है, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, मान लीजिए कि यहाँ से सैंपल लेबोरेटरी में जाने में जाम लग गया, कुछ भी हो गया, कहीं भी हो गया, मैनिपुलेशन करने के लिए उसको टाइम चाहिए ना। अगर एंट्रीज के टाइम में वेरिएशन है तो इसका मतलब मैनिपुलेटेड है, कानून कहेगा ये तो मैनिपुलेटेड है। लेकिन अगर एंट्री सही है, चेन ऑफ कस्टडी सही है, और जवाबदेही तय हो जाएगी कि अगर ये सैंपल चेंज हुआ है इतने बजे तो इतने बजे तो ये सैंपल इनके पास था, तो आप डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस में भले आप साइंटिस्ट हों। लेकिन ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि 140 करोड़ की आबादी अगर हम देखें और लैब्स की संख्या मुझे लगता है गिनी चुनी होंगी, बहुत ही तो कम है। हाउ डू यू डील विद द स्ट्रेस? मतलब कैसे, कितने केसेस आ जाते हैं दिन भर में? देखिए क्योंकि हम एक प्राइवेट फॉरेंसिक लेबोरेटरी हैं, अच्छी बात यह है कि जितने भी लोगों को पता है जिनके केसेस चल रहे हैं, और बहुत सारी लॉ फर्म्स उनका हमारे साथ टाई अप्स है, तो केसेस आते हैं और अच्छी खासी मात्रा में केसेस आ रहे हैं। और अब ये समझ में आ रहा है कि
पुलिस भी, अच्छा गलती मैं इसमें पुलिस की भी नहीं देता हूँ। पुलिस का वो सिपाही या वो सब इंस्पेक्टर वो फॉरेंसिक साइंटिस्ट नहीं है, वो वहाँ गलती कर रहा है, लेकिन उस गलती की सज़ा कौन भुगत रहा है? एक आदमी जिसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, उसकी ज़मानत नहीं हो रही है, उसकी बेल नहीं हो रही है। एक केस मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी लेबोरेटरी में आया था। एक व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया, इस जुर्म में अरेस्ट किया कि उसने अपने पार्टनर के खाते से लगभग 50-60 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। ओह, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के बाद उसकी ज़मानत 6-8 महीने 10 महीने से नहीं हो रही थी। तो उनके लॉयर्स ने इस पे ओपिनियन लेने के लिए हमारी लेबोरेटरी से उन्होंने संपर्क किया। हमने कहा कि भाई सबसे पहला सवाल यही होता है किसी भी एक्सपर्ट का कि यार आपने तो ट्रांसफ़र नहीं किए, आपके व्यक्ति ने जो जेल में ट्रांसफ़र नहीं किया, तो कमिटमेंट बहुत उसका स्ट्रांग था कि नहीं मैंने नहीं किया, मुझे गलत फंसाया गया है। मेरे खाते से, मतलब वो तो कंपनी का खाता था, ठीक है वो पासवर्ड मेरे पास रहते थे, लेकिन मैंने नहीं किया। तो हम लोगों ने लॉयर के साथ बैठ के ये तय किया कि भाई किसी भी खाते को, भले ही मेरा खाता हो, अगर पासवर्ड कोई और लेके कहीं से उसको ओपन करके ट्रांसफ़र कर दे तो लाइबिलिटी हमारी नहीं है, लेकिन अब इसको प्रूव कैसे किया जाए? तो लोकेशन बता सकता है कि कहाँ, कौन से लोकेशन से ट्रांसफर? नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें मैक आईडी चाहिए होती है। मैक आईडी मतलब जैसे हमारा डीएनए है, आपका डीएनए है, तो एक आइडेंटिफिकेशन है कि ये हम हैं। इसी तरह हर कंप्यूटिंग डिवाइस का एक आईडी होता है जो कभी चेंज नहीं हो सकता, जिसको कभी बदला नहीं जा सकता है, मैक आईडी। तो हम लोगों ने उसकी जांच की और कहा कि इसकी मैक आईडी लेते हैं कि ये अकाउंट जिस अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ है वो किस कंप्यूटर से ओपन हुआ है और उसका मैक आईडी क्या था और उस मैक आईडी का ऑनर कौन था। जब हम लोगों ने फॉरेंसिक तौर पे इस सारी चीज़ों को एग्जामिन करना शुरू किया तो पता चला कि जो कंप्लेनेंट है, जिसने कंप्लेन की हुई है, उसी के कंप्यूटर से ये सारा पैसा ट्रांसफ़र हुआ। उसने खुद तो नहीं किया होगा? उसने खुद ही किया और फ्रेम किसी और को किया। और फ्रेम उसने अपने पार्टनर को कर दिया। यानी कि पैसे भी मेरे, कंपनी भी मेरी, और तुमको फंसा दिया, मैंने रास्ते से अपना रोड़ा हटा दिया। अच्छा, पुलिस की भी मजबूरी, पुलिस टेक्निकली इतनी एक्सपर्ट नहीं है। हाँ, ये तो एक चैलेंज होता होगा ना। अच्छा, गलती उसकी भी नहीं है क्योंकि वो इस चीज़ में उसको स्किल नहीं किया गया है, उसका काम दूसरा है। अब उसने क्या किया, कंप्लेन किया, कंप्लेन में देखा कि हाँ जी इसके खाते से पैसे निकले हैं और पासवर्ड इसी के पास रहते हैं, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। लेकिन एंड ऑफ द डे तो वो इनोसेंट था। तो आप तो कई राज्यों के पुलिस के साथ भी काम कर रहे हैं, उनको किस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्या उनको सिखाना पड़ता है? जी देखिए, बहुत सारे केंद्र सरकार की एजेंसीज़ हैं और स्टेट पुलिस हैं, उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। और अच्छी बात यह है कि सरकारें अपने पुलिस अफसरों को ट्रेनिंग दिलवा रही हैं, वो अपनी पुलिस फोर्सेस को स्किल्ड कर रही हैं। तो उनको इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई चीज़ें कि देखिए क्या क्या आपको मिल सकता है, आपको एक फ़ोन से क्या क्या हासिल हो सकता है, आपको एक हार्ड डिस्क से क्या क्या मिल सकता है और कैसे मिल सकता है, आपको क्या करना होगा, एविडेंस एक्ट क्या कहता है, कैसे आपको सीज़ करना होगा एविडेंस, कैसे इसको लेके एक्सपर्ट के पास जाना होगा। तो इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग हम लोग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और पुलिस को देते हैं। जैसे आप प्राइवेट लैब की बात कर रहे हैं तो मतलब मुझे भी यही आइडिया था कि ये एक स्टेट का मैटर होगा और इसमें पुलिस जो है वही डेप्यूट करती है कि इसका फॉरेंसिक होना चाहिए ऑफ अ सर्टेन केस। सो प्राइवेट लैब्स के पास भी चीज़ें जाती हैं और क्या कौन लेके जा सकता है, कोई भी पहुंच सकता है आप तक? देखिए, कोई भी आम आदमी उसको लगता है कि उसको सबूतों की जांच करानी चाहिए तो वो एक्सपर्ट के पास जा सकता है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि कानून के अंदर एक्सपर्ट की डेफिनेशन बहुत ही क्लियर लिखी हुई है। एविडेंस एक्ट में बताया गया है कि कौन व्यक्ति एक्सपर्ट की कैटेगरी में हो सकता है। ओके। तो कानून भेदभाव नहीं करता है, एक जो सरकार का एक्सपर्ट है और दूसरा जो प्राइवेट एक्सपर्ट है, अगर दोनों एक्सपर्ट की कैटेगरी में है तो वो दोनों को बराबर ही मानेगा। कानून की नज़र में बचाव पक्ष और आरोप पक्ष में कोई फ़र्क नहीं है, वो बड़ा ही न्यूट्रल होकर वो सबूतों को देखता है। कोई भी व्यक्ति वो अपने सबूतों का टेस्ट करा सकता है प्राइवेट फॉरेंसिक लेबोरेटरी में, उसकी रिपोर्ट अदालत के सामने रख सकता है। एविडेंस एक्ट में अदालत उस रिपोर्ट को देखेगी और आपके केस में मेरिट होगी, आपके सबूतों में दम होगा और वो ऑथेंटिकेटेड होंगे, वो प्रामाणिक होंगे,
तो अदालत आपके पक्ष में फैसला देगी, और अदालतें देती भी हैं। जैसे एक मुंबई का, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन मुंबई का एक मशहूर केस था जिसमें फिल्मी सितारों से जुड़ा एक आत्महत्या का मामला था। उसमें उस बच्ची की जो माँ थी, उन्होंने इंग्लैंड यूके के एक एक्सपर्ट की रिपोर्ट ली सैंपल देके, और उस रिपोर्ट को अदालत में लगाया और अदालत ने उस रिपोर्ट को माना। मतलब आप किसी भी प्राइवेट लैब से भी करा के अपनी जो रिपोर्ट है उसको लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, कानूनी आपको अधिकार देता है। कानून, मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई फ़र्क नहीं मानता बचाव पक्ष और आरोप पक्ष में। आरोप पक्ष कौन है? सरकार। आरोप पक्ष कौन है? पुलिस। तो कानून की नज़र में उसमें और एक आरोपी में कोई फ़र्क नहीं है जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता। वो दोनों को बराबर मौका देता है। ये जो आप केस बात कर रहे हैं, ये आदित्य पंचोली वाला केस है। हाँ, देखिए, नाम वो एक बच्ची जिसकी आत्महत्या हो चुकी है, उसका नाम लेना तो ठीक नहीं है, लेकिन उस केस में अदालत ने उस विदेशी एक्सपर्ट की सलाह को माना, उसको कंसीडर किया। तो ऐसा नहीं है अदालतें नहीं मानती। हाँ, विश्वसनीय होना चाहिए। हाँ, कानून के मुताबिक जो एविडेंस एक्ट में एक्सपर्ट की डेफिनेशन है, आप उसके अंदर आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी कर दे या कोई भी लिख के दे दे तो माना जाएगा ना। जो डेफिनेशन वहाँ पे कानून में किस तरह के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं आजकल? देखिए, फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस बहुत आ रहे हैं, मैट्रिमोनियल के केसेस बहुत आ रहे हैं, जो आपसी तलाक और ये जो लड़ाई। तो तलाक के मामले में क्या फॉरेंसिक्स हो सकता है? वो तो आपस में नहीं बन रही। नहीं, दोनों पक्ष एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। देखिए, तलाक का केस इतना साधारण नहीं है कि नहीं बन रही है चलो अलग हो जाते हैं। एक पक्ष कहता है कि इसने हमारे साथ ये किया, दूसरा पक्ष कहता है नहीं इसने हमारे साथ ये किया। पहला पक्ष कहता है कि ये है हमारे पास, दूसरा पक्ष कहता है ये है हमारे पास। तो दोनों सबूत रखते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चर्ड हो, चाहे गलत हो या सही हो, दोनों अदालत में एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों के सबूतों की जांच कौन करे? तो आते हैं, अब जैसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस हमारे पास कुछ दिन पहले आया था, एक फेक वीडियो का। एक पति पत्नी में विवाद था। पति ने आरोप लगाया कि भाई मैं इनसे तलाक लेना चाहता हूँ क्योंकि इनका ये वीडियो मेरे पास आया है, जिस वीडियो में वो कुछ आपत्तिजनक हालत में दिख रही थी किसी और के साथ। तो इस आधार पे उसने आरोप लगाया और केस चल ही रहा था। वो जो महिला थी वो अपने पिताजी के साथ हमारी लेबोरेटरी में आई। हम लोगों ने भी वीडियो देखा, तो हमने एक बार पूछा कि देखिए वीडियो तो सही लग रहा है, आप इसे क्यों कराना चाहती हैं इसका फॉरेंसिक? तो उसका जो कमिटमेंट था उस लेडी का, उसने कहा आप कैसी बात कर रहे हो भाई, अगर इस वीडियो में मैं हूँ तो मैं इस लड़के को जानती ना, मैं तो जानती नहीं हूँ। really? तो ऑन दैट कमिटमेंट मैंने कहा इसका मतलब समथिंग रॉन्ग। तो हम लोगों ने उसको वीडियो फॉरेंसिक्स के लिए हम लोगों ने उसको लिया, और जब उसकी फ़ोटोमेट्री की, फ़ोटोमेट्री एक तकनीक होती है जिसमें जो भी लाइट आ रही है चेहरे पे या उस जगह पे, उस लाइट के एंगल्स की स्टडी की जाती है। तो जब हम लोगों ने फ़ोटोमेट्री स्टडी की तो उसमें जो लड़के के चेहरे पे लाइट की कंडीशन थी वो अलग थी और लड़की के चेहरे पे लाइट की कंडीशन अलग थी। जो शेडोज़ का प्लेसमेंट था वो अलग था। तो ये समझ में आ रहा था कि ये एक जगह की नहीं है। फिर हम लोगों ने उसमें जो ऑब्जेक्ट्स थे वो एक बाथरूम का सीन था, तो हमने उनसे पहचानवाया कि इसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, चाहे शैम्पू का डिब्बा हो या साबुन हो, आप इसमें से कितनी चीज़ों को पहचानती हो जिनको आप रिकॉग्नाइज़ कर पा रही हो? तो उसने आधों को पहचाना, आधों को नहीं पहचाना। फिर दीवारों को पहचानने के लिए कहा, तो उसने कहा कि हाँ ये मेरे बाथरूम की दीवार है, लेकिन ये जो दूसरी एक हिस्सा है वो मेरा नहीं है। तो ये समझ में आ गया कि गलत है, लेकिन अब ये साबित करना था कि तो कैसे साबित करेंगे इसको? हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ आपको। फिर हम लोगों ने कहा कि हम आपके बाथरूम में चलेंगे, जहाँ का भी आप बता रही हैं कि एक दीवार ये मैच कर रही है। क्योंकि वो झूठ भी तो बोल सकती है कि हाँ मैं नहीं पहचानती, क्योंकि उनको साबित करना है कि ये वीडियो फेक है। जी बिल्कुल, झूठ बोल सकती हैं। फिर हम उनके बाथरूम में गए जहाँ की वो आधी दीवारें बता रही थी। तो वहाँ से हम लोगों ने 3D स्कैनिंग की, उसके पूरे मॉडल को बनाया, ये समझा कि ये जो वीडियो बना है ये किस प्लेस से बन सकता है, ये जो एंगल आ रहा है ये कहाँ से आ सकता है। तो 3D स्कैनिंग के ज़रिए छोटे छोटे डॉट्स में तोड़ के उस पूरे जगह को एनालाइज किया जाता है। तो जहाँ से वो आ रहा था वहाँ एक कील
के निकाले जाने और लगने का निशान कैमरा किसी ने लगाया होगा। कैमरा किसी ने लगाया, तो वहाँ पे वो कैमरा लगा था। तो हमारे पास 3-4 एविडेंस तब तक आ चुके थे। एक शेडो की पोजीशनिंग की लाइट कंडीशन ही अलग है। दूसरा कि जो बाथरूम की वॉल पे लाइट आ रही थी, क्योंकि लाइट का कहीं ना कहीं सोर्स होगा, खिड़की होगी, रोशनदान होगा, एग्जॉस्ट होगा, तो लाइट तो आएगी, और लाइट आएगी तो कहीं ना कहीं वो पेनिट्रेट करेगी, फिर वहाँ से रिफ्लेक्शन आएगा। तो सारी जो फोटोमेट्री स्टडी थी वो तो साफ साफ कह रही थी कि ये वीडियो गलत है। लेकिन हमें एक स्टेप आगे जाके ये समझना था कि ये गलत है, तो ये जो दूसरा व्यक्ति है ये कौन है। तो बहुत सारी जांच के बाद पता चला कि उन्होंने अपनी पत्नी का नहाते समय खुद वीडियो शूट किया, और जो भी हैंड्स के मूवमेंट थे उनकी पत्नी के, उसके अगेंस्ट में उन्होंने अपने दोस्त से उसके बाथरूम में एक्ट कराया, और दोनों वीडियोस को उन्होंने एक साथ मिलाया। तो मैट्रिमोनियल मामलों में इस तरीके के एविडेंस, मतलब वो खुद चाहते थे कि किसी आधार पर तलाक दें जी, तो उन्होंने ये फेक वीडियो क्रिएट किया जी। तो हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट दी, और हम लोगों ने फोटोमेट्री के आधार पे और वीडियो फोरेंसिक के आधार पे साबित किया कि ये वीडियो जेन्युइन नहीं है, ये 2 फुटेज को मिलाया गया है, और उसके आधार ये हैं। तो ये रिपोर्ट हम लोगों ने उनको दी, और उन्होंने तो ऐसे मामले तो फिर वसीयत के भी आते होंगे आपके पास? जी बिल्कुल, वसीयत के आते हैं। वसीयत में सिग्नेचर फर्जी किए हुए, 3 को 8 बनाना, 8 को 3 बनाना, प्रॉपर्टी का मान लीजिए परसेंटेज लिखा है कि 80-20, ओके, अब उसमें उन्होंने बीच में कुछ करके उसको 20-80 कर दिया, या 30-70 लिखा हुआ है, तो 30 में 2 कर्व हैं, उन्होंने उसको गोल कर दिया तो 80, हाँ। और 70 को ये 7 ऐसे है तो उन्होंने उसको 2 बना दिया, 80-20 कर लिया। तो ये मैनिपुलेशन करते हैं, सिग्नेचर के मैनिपुलेशन है। अभी तो बहुत सारे मामले ऐसे आ रहे हैं जो टाइप्ड और प्रिंटेड हैं। टाइप्ड और प्रिंटेड के मामलों में साइन तो चलिए एक दूसरा एलिमेंट है। अब मान लीजिए 20 पेज की वसीयत है, और वो टाइप की हुई है, प्रिंट निकला हुआ है, और साइन किए हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी सिग्नेचर हो सकता है। तो ऐसा मामला कुछ दिन पहले हम लोगों का आया, तो उन्होंने क्या किया था कि पूरी वसीयत में एक पेज उन्होंने चेंज किया था, जहाँ पे प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन और परसेंटेज की बात लिखी थी। तो कैसे पता चलेगा टाइप्ड में? देखिए, उसमें इंक है, प्रिंटर का टोनर है, किसी प्रिंटर से निकला है ना। अब उनको एग्जैक्ट वो प्रिंटर तो मिलेगा नहीं, और मिल भी जाए तो मान लीजिए मिल भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस इंक की एज में फ़र्क है। ओके, भाई इंक है, एक केमिकल है ना वो। अब वो एक्सपोजर सन का, हीट का, टेम्परेचर का, एयर का, जो आज प्रिंट हुआ है और जो 20 साल पहले प्रिंट हुआ है, अगर उसको उसमें उस लेटर को माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस में ले जाएंगे तो उसके फेड में अंतर होगा। यानी कि उससे ठीक पहले वाले पेज का इंक एनालिसिस अलग है, उसका कंपोजिशन अलग है, और अगले पेज का अलग है। ये कैसे होगा? जब एक ही प्रिंटर से निकले हैं तो सबका एक होना चाहिए, पहला। दूसरा कि पेपर क्या होता है, फाइबर से मिलके बनता है। अब एक लॉट का जो पेपर है वो एक मशीन और एक पैटर्न पे बना, तो उस समय का तो बाकी जो पेज थे उनके पैटर्न फाइबर के एक हैं, लेकिन जो एक पेज अलग से लगाया गया है उसमें फाइबर का पैटर्न अलग था। तो उस आधार पे हमने अपना ओपिनियन दिया कि भाई इसका फाइबर अलग है, ये पेज अलग वो किया गया है, इसका जो प्रिंटर का इंक है, ये जो प्रिंट हुआ है, इसका जो डिकम्पोजिशन है उसका लेवल और जो बाकी पेज का लेवल अलग है। यानी कि बाकी पेज एक बार में प्रिंट किए गए हैं, ये पेज अलग प्रिंट किया गया। यानी कि अपराधी अगर सोच रहा हो कि नहीं मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ और मैं बच निकल सकता हूँ, तो चांसेस लग नहीं रहे मुझे आपसे बात करके। देखिए, चांसेस असंभव हैं। चांसेस मुझे नहीं लगता है ज़रा सा भी है। मैं तो ये सलाह देना चाहूँगा कि जो लोग भी अगर अपराध में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो प्लीज़ ना बनाएं, क्योंकि विज्ञान से वो नहीं बच सकते। वो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे सबूत साफ किए जा सकें, ये असंभव है। आपका ट्रेस कहीं ना कहीं मिलेगा। तो जैसे अब ये करिश्मा कपूर वाला वसीयत वाला मामला आया था, उसमें भी कुछ नहीं, उसमें हमारा रोल नहीं था।
हमारा जो दूसरे एक प्राइवेट व्यक्ति आए थे, तो उनकी वसीयत का मामला था। वो भी तकरीबन 100 करोड़ से ऊपर का मामला था। बहुत रिच व्यक्ति थे, मर गए। तो कभी कभी अफसोस भी होता है कि एक माँ बाप कितने अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और रखते हैं, और उनके जाने के बाद वो बच्चे एक दूसरे से मैनिपुलेट करके, अपने भाई से मैनिपुलेट करके, अपनी बहन से मैनिपुलेट करके, जिनके साथ बचपन में उन्होंने खेला है, उन्होंने एक दूसरे से झगड़े किए हैं, एक दूसरे के साथ स्कूल गए हैं, और उसके बाद मैनिपुलेशन करते हैं पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। तो ये सब देख के अफसोस भी होता है। लेकिन द गुड थिंग इज़ कि कोई भी मैनिपुलेशन आज की डेट में ऐसा नहीं है कि प्रूव नहीं किया जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है। अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले वो कहानी सुनाई कि फेक वीडियो वाला बाथरूम का, तो क्या आप लोग कुछ ऐसा अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं कि लड़कियों को इन द चेंजिंग रूम और इन वॉशरूम या पब्लिक जगहों पर क्या ऑब्जर्वेशन उनकी होनी चाहिए? कुछ देखिए, 2 चीज़ें मैं ज़रूर कहूँगा, चाहे लड़की हो या लड़का। कभी भी आप अपने डाउट को, अगर आपको कुछ डाउट है तो उसको इग्नोर मत करिए, वेरीफाई कर लीजिए। ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है, तो लग रहा है तो भाई आप इमीडिएट वेरीफाई करो। लग रहा है मुझे यहाँ छेद है, कुछ दिख रहा है मुझे, हम इग्नोर नहीं करेंगे। दूसरा कि कभी भी डिजिटली हमारे साथ छोटा मोटा अगर कोई अनहैपनिंग हो जाए तो हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमको इमीडिएट रिपोर्ट करना चाहिए। हमको उस अपराधी को पनिश कराने की जो कोशिश हो सकती है हमें करनी चाहिए। बड़ी छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको। रास्ते में जब हम गाड़ी से जाते हैं, दूसरी गाड़ी से हल्का सा लग जाता है, डेंट आ जाता है, हम रोड रेज में पूरी दुनिया को अपने सिर पे उठा लेते हैं। हमें कोई कुछ उल्टा बोल देता है तो हम बवाल काट देते हैं। हमें कोई एक थप्पड़ मार देता है तो हम पुलिस, कोर्ट, कचहरी सब कर देते हैं। भाई, मेरे खिलाफ डिजिटली किसी ने अपराध किया, हम खुद ही हल्के में लेते हैं उसको। हम कहते हैं ठीक है यार, तो भी आजकल बहुत चल रहा है। टॉलरेट मत करिए, बिल्कुल भी टॉलरेट मत करिए। दूसरा, डिजिटल अपराधी हमारी और आपकी जानकारी का फ़ायदा उठा के हमें लूटता है। हम जब भी कहीं घर से बाहर जाते हैं या कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं? दरवाज़ा बंद करते हैं, ताला लगाते हैं, खिड़कियां बंद करते हैं। लेकिन हमारी जो सारी दुनिया है, ये मोबाइल फ़ोन, इसका तो सारी खिड़कियां हम हमेशा खोल के देते हैं। अरे भाई, कोई एप्लीकेशन आपने डाउनलोड की, मान लीजिए फ़ोटो खींचने की एप्लीकेशन है, अब वो आपका जीपीएस का एक्सेस मांग रही है, वो आपके कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस मांग रही है, अब वो आपके मेल का एक्सेस मांग रही है। क्यों मांग रहे हो भाई? क्यों मांग रहे हो? मत दीजिए। आप अपने जो डिजिटल खजाना है उसकी चाबी आपने इतनी जगह दे रखी है, आपने इतने दरवाजे खोल रखे हैं, क्यों यूज़ कर नहीं? वो नहीं डाउनलोड करने दे रहा, मत करो ना यार। आपकी सेफ्टी, आपकी प्राइवेसी, इससे बढ़ के वो एक एप्लीकेशन थोड़ा ना है, उसको क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? बिल्कुल। आप अपने दिमाग को लगाइए। कोई भी जानकारी जो ज़रूरी नहीं है और कोई मांग रहा है, आपका एंटीना खड़ा हो जाना चाहिए कि भाई क्यों मांग रहा है, इसका ये क्या करेगा। कोई ऐसे केसेस आपके पास आए, आपके सामने, जिससे मतलब आपका दिमाग हिल गया, विचलित कर देने वाला, लग कि मतलब पेचीदा सा मामला हो? देखिए, एज ए जर्नलिस्ट, जर्नलिज्म की दुनिया में वो रेयान जो बच्चे का मर्डर हुआ था, वो केस वाकई हम लोगों के लिए बड़ा दर्दनाक था। एक, क्योंकि बच्चे की एक हत्या हुई थी, हम सब उस समय उस उम्र में थे कि हम सबके बच्चे भी उसी बराबर थे। दूसरा कि एक ड्राइवर कैमरे के सामने मीडिया के आके कहता है कि हाँ, हमने खून किया है इस बच्चे का, यानी कबुलवाया गया उससे। अब तो केस ओपन एंड शट हो जाना चाहिए था, उस निर्दोष को फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए था। लेकिन बाद में जब प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वो तो था ही नहीं। तो देखिए, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है शायद कभी कभी दिखता नहीं है। तो वो एक ऐसा केस था। दूसरा, बदायूं का जो 2 बहनें, आपको याद होगा, जो पेड़ पे लटकी हुई मिली थी, और कहा गया कि उनके साथ ये हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया। उसमें शायद 4-5 बच्चे उसी गांव के या बगल के, उनको गिरफ्तार किया गया। उनमें से 2-3 बच्चों को या एक बच्चे को भारतीय सेना में नौकरी मिल गई थी,
उन्होंने उसको ज्वाइन कराने से मना कर दिया क्योंकि आरोप इतने संगीन थे। बाद में जब सीबीआई को केस ट्रांसफ़र हुआ, सीबीआई ने जांच की तो सबको निर्दोष पाया, सारे लोग छूट गए। लेकिन अब उनको तो उनके माथे पे तो ज़िंदगी भर ठप्पा लग ही गया है, कलंक लग गया है। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ही सच और झूठ का फैसला करना ज़रूरी होता है। ट्रायल के दौरान और फिर दूसरी एजेंसीज को केस जाए, वो लोग प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन करें। आज भी कितने लोगों को बेचारे बताएंगे कि मैं तो छूट गया हूँ, मैंने कुछ नहीं किया था। कितने लोगों को बताएंगे? बिल्कुल। दूसरा, मीडिया को भी थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए। मैं इस पे आने वाली थी। मीडिया ट्रायल और फॉरेंसिक्स में टकराव होता है। देखिए, ट्रायल अगर किसी एबिलिटी पे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ट्रायल बिना किसी एबिलिटी के हो, भाई एक मीडिया ट्रायल करने वाले जो जर्नलिस्ट हैं, अगर उनको इन्वेस्टिगेशन, उनको फॉरेंसिक साक्ष्य, उनको इसकी साइंटिफिक नॉलेज, इसकी साइंटिफिक डिग्री, ये सब कुछ है नहीं, और ज़बरदस्ती आप ट्रायल कर रहे हो तो गलत ही कर रहे हो ना, तो फिर तो वो गलत दिशा में जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर ये सही दिशा में हो कि मीडिया ट्रायल हो, वो लोग ट्रायल करें जो लोग स्किल्ड हैं, जो लोग सर्टिफाइड हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, तो बिल्कुल न्याय मिलेगा। अब जैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ, सुशांत के केस में मैंने बहुत सारे टीवी चैनल्स पे देखा कि सुशांत का पैर चूँकि बेड पे टच हो रहा था, इसलिए ये आत्महत्या नहीं हो सकती, ये हत्या है। पूरी तरह से गलत है ये। पार्शियल हैंगिंग में उसका तो पैर टच कर रहा था। जेलों में अपने पैजामे के नाड़े के साथ घुटने के बल पे सुसाइड होते हैं। झूला जो बच्चों के फिसलने वाला होता है उस पे सुसाइड होते हैं। लेट के फांसी भी लगाई जा सकती है। अब अच्छा, कॉमन आदमी सोचेगा कि हाँ यार, ये कह तो सही रहा है कि पैर टच हो रहा है तो फांसी कैसे हुई, लेकिन देखिए कितना बड़ा मिसकंसेप्शन है। पार्शियल हैंगिंग, अच्छा 60-65% जो टोटल नंबर ऑफ सुसाइड्स वेर रिपोर्टेड इन दिस कंट्री, 60% approximately is belongs to the partial hanging, not full hanging. तो आप ये बता रहे हो। जैसे ये मामला जो है, अगर हम देखें, राजस्थान वाला एक बच्ची चौथी मंजिल से मतलब कूद गई, 9 साल की बच्ची, देखा होगा। उसमें फॉरेंसिक एंगल से देखें तो कैसे जांच होनी चाहिए? क्योंकि उसमें पहले तो जो खबरें आई कि स्कूल ने इस पूरे मसले को टालने की कोशिश की, फिर सीसीटीवी फुटेज निकाले गए, उसमें दिखाया गया कि लड़की ने खुद जंप ऑफ किया है। अब इसमें किस तरह से केस को आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो वेरिफिकेशन। फॉरेंसिक की दुनिया कहती है कि जो भी दिख रहा है, फॉरेंसिक किसी चीज़ को सच नहीं मानता जब तक वो वेरीफाई ना हो। जैसे अगर लड़की कूदी, ठीक है, सीसीटीवी में दिख रहा है, हम उसके बाद में आएंगे, तो रिकंस्ट्रक्शन, फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन होता है। उसमें जितनी हाइट उस बच्ची की रही होगी, जितना वेट रहा होगा, उतने ही बराबर का पुतला तैयार किया जाता है, और उसको वहाँ से कई डायरेक्शन से, कई पॉसिबिलिटीज़ के साथ कि धक्का देने पे इसका कर्व क्या बनेगा, ये नीचे कैसे जाएगी, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उस समय का इम्पैक्ट क्या था, इंजरीज़ डमी पे इतनी इस जगह इंजरी आ रही हैं, उसकी इंजरी कहाँ कहाँ आई थी, तो वो वेरीफाई किया जाएगा। पहले उस घटना को जो हुई है और जो तथ्य सामने दिख रहे हैं, क्या वो दोनों मेल खाते हैं कि नहीं। बात आई सीसीटीवी पे, देखिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है ना, क्या वो मैनिपुलेट नहीं हो सकता है? तो सीसीटीवी के वीडियो का फॉरेंसिक होना चाहिए कि ये जो दिख रहा है ये सही दिख रहा है, लेकिन ये आने तक दिख रहा है। उससे पहले के घटनाक्रम को रिकंस्ट्रक्ट करना होगा कि बच्ची उसके ठीक पहले किससे मिली थी, क्या हुआ था उसके साथ, उसके पहले किससे मिली थी, क्या हुआ था, वहाँ क्या सीसीटीवी है। सीसीटीवी ऑडिट उसको बोलते हैं कि सीसीटीवी नंबर 1 से 3 के बीच में कितनी दूरी है और उस दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है। अगर उतनी दूरी में दूसरे में दिख गई तो इसका मतलब कि वो डायरेक्ट आ रही है, लेकिन अगर 5 मिनट डिले वहाँ पहुँची तो इसका मतलब 5 मिनट वो रुकी है, वहाँ रुकी है तो उसने क्या किया है। तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। इसमें एक डॉट से लेके और आखिरी डॉट तक एग्जामिनर्स और एक्सपर्ट्स उस हर चीज़ और हर पॉसिबिलिटी को टेस्ट करते हैं। जैसे उसमें पूछताछ तो चल रही है, मान लिया बच्चों, बाकी के बच्चों से, फ्रेंड से, जिसमें वो कह रही है कि पता चला कि वो स्कूल नहीं जाना चाह रही थी उस दिन,
शायद बुलिंग का मामला हो या जिस भी चीज़ का मामला हो, लेकिन हम सीसीटीवी के अलावा किस और तरह के साक्ष्य बटोर सकते हैं? देखिए, सीसीटीवी के अलावा भी बहुत सारे साक्ष्य बटोरे जा सकते हैं कि मान लीजिए उसने आत्महत्या ही की, हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, या हत्या ही हुई, वो भी मान लेते हैं। दोनों का रीज़न होगा कोई ना कोई। आत्महत्या ऐसे तो कोई करेगा नहीं, और हत्या भी ऐसे कोई नहीं करेगा। देयर मस्ट बी अ रीज़न। उस रीज़न का साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करना होगा थ्रू फॉरेंसिक क्वेश्चनिंग, थ्रू साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग, थ्रू क्रिमिनल प्रोफाइलिंग, और उसको बाकी जो फैक्ट्स मिले हैं एक्चुअल, उनके साथ कोरिलेट करके देखना होगा। तब जाके सच्चाई तक आप पहुंच सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ ये हुआ। जैसे ये वीडियो, जिस दिन ये घटना हुई, वीडियो मैंने देखा और मन बिल्कुल दुखी हो जाता है जब आप इतने छोटे बच्चे को इतना बड़ा कदम, क्योंकि आप देख रहे हो बच्चा खुद ये एक्शन कर रहा है। कहीं ना कहीं कोई लगाम होनी चाहिए कि ये वीडियोस सर्कुलेट ना हो। जैसे कल एक वीडियो मेरी आंखों के सामने से गुजरा, एक व्यक्ति बैठा है और उस पर टाइगर ने अटैक किया, उसको उठा के ले गया। बाद में पता चला, किसी ने डाला कि ये फेक वीडियो है। सो व्हाट इज द एक्शन? कुछ तो होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। आत्महत्या के केस में तो बहुत क्लियर होना चाहिए कि आत्महत्या से जुड़ी हुई कोई भी तस्वीर प्रसारित नहीं होनी चाहिए। रीज़न ये है ताकि दूसरे लोग उससे प्रोत्साहित ना हो। देखिए, वैलिडेशन मिलता है ना कि मैं आत्महत्या करने की सोच रहा हूँ और एक ने आत्महत्या कर ली, तो मेरे थॉट को वैलिडेशन मिला। और चेहरा मॉफ कर देने से नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। ये पूरी तरह से गलत है। इससे सोशल ट्रिगर होगा। इससे जो लोग किसी अवसाद में या डिप्रेशन में हैं, जिनके अंदर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, वो लोग उनके थॉट इस तरह की तस्वीरों से वैलिडेट होंगे और वो अटेम्प्ट करेंगे। तो इसको मेरे हिसाब से बिल्कुल भी किसी भी आत्महत्या या इस तरह के वीडियोस को नहीं प्रसारित करना चाहिए। दूसरा, अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, आई डोंट नो वो सही है या गलत है, इसकी सत्यता की पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन चाइना में ऐसा शायद कोई लॉ वहाँ की सरकार लेके आई है कि अगर आप डॉक्टर नहीं हैं, आपके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हेल्थ से जुड़ी बातें नहीं करेंगे। आप अगर वकील नहीं हैं तो आप कानून से जुड़ी कोई बात नहीं करेंगे। आप अगर किसी खास प्रोफेशन के नहीं हैं और आप उससे जुड़ी बात करते हैं, आप नहीं करेंगे। देखिए, ये खबर सही है या गलत है, इसको मैं प्रमाणित नहीं कर सकता, लेकिन ये थॉट बिल्कुल सही है। हाँ, आजकल हर कोई फिटनेस की सलाह दे रहा है। भाई, सभी दे रहे हैं तो ये तो गलत है ना। दूसरा, मीडिया में भी रेगुलेशन होनी चाहिए कि जिस आदमी की बातचीत से व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जिस आदमी की बातचीत से सिस्टम प्रभावित हो सकता है, जिससे न्याय प्रभावित हो सकता है, उस व्यक्ति की क्वालिफिकेशन अगर वो नहीं है तो वो उसे कहने का कोई हक नहीं है, उसके बारे में बताने का कोई हक नहीं है। ये एक नियम होना चाहिए और इसे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये खेल नहीं है। आपने किसी का चेहरा टीवी पे दिखा दिया या नाम अखबार में छाप दिया, उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। बिल्कुल, वो फिनिश्ड हो गया, वो मानसिक तौर पे ख़त्म हो गया, वो सामाजिक तौर पे ख़त्म हो गया। नहीं, तो बर्बाद हो गया। पहले मुझे लगता है आज से कुछ सालों पहले अगर हम देखें तो नहीं दिखाते थे डायरेक्ट फेस वगैरह, तो बहुत हाइड करते थे अगर किसी बच्चे का हो या नाबालिग हो। लेकिन अब विथ सो मेनी चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, सोशल प्लेटफॉर्म, एवरीथिंग इज सर्कुलेटिंग लाइक क्रेजी। मतलब बहुत इजीली। नहीं, देखिए, इसमें दोनों बातें हैं। हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। इन यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया ने जिन आवाज़ों को दबा दिया जाता था, अब आज की डेट में किसी चीज़ को छिपाना बड़ा मुश्किल है। फ़ायदा भी है, उसका नुकसान भी है। तो देखिए, चीज़ें हमेशा चेक एंड बैलेंस और उससे चलती हैं। आपको बुरी चीज़ों को रोकना चाहिए। बहुत सारा झूठ सोशल मीडिया पे फैलाया जाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ काम कर रही हैं जो प्रोपोगेंडा चलाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं और बड़े मोटे पैसे पे कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं। तो एक तरफ जहां लोकतंत्र में वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है, दूसरी तरफ वो एक अपराध का माध्यम बन गया। तो इसका मतलब अगर हमारे पास सबूत है तो क्या वो चीज़ सत्य है? मतलब सबूत के आधार पर सत्यता साबित की जा सकती है? देखिए, कानून जो है वो अंधा होता है।
न्याय तय होता है सबूत पे। अगर आपके पास प्रामाणिक सबूत हैं तो कानून से मजबूत हाथ हो ही नहीं सकते। क्योंकि कई बार 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 झूठ बोलने से वो सच हो जाता है। नहीं, ऐसे कि बोलना और सबूत दो अलग चीज़ है। आप कुछ भी कहो, इसीलिए एक अच्छे इन्वेस्टिगेटर को बताया जाता है कि जो भी मीडिया दिखा रही है उसको उससे प्रभावित नहीं होना है, वो अपना काम करे। तो कानून के पास अगर सबूत है प्रामाणिक तो कानून से ताकतवर कोई नहीं है, और अगर उस कानून के पास सबूत ही नहीं है उसके सामने तो वो जानता है कि कई बार जज जानता है कि हत्या इसी ने की है, लेकिन सबूत नहीं है उसके पास तो वो लाचार है। तो देखिए, एविडेंस ही है सब कुछ, और एविडेंस में भी लेजिटिमेट एविडेंस, प्रामाणिक एविडेंस जिसकी इंटीग्रिटी बियॉन्ड द क्वेश्चन, वो सवालों से परे हो। तो सबूत ही न्याय है। और न्याय क्या है? जब इसी के बेस पे मुझे सज़ा मिल रही है या मैं निर्दोष साबित हो रहा हूँ, तो इससे बड़ी चीज़ तो कोई है नहीं। तो मेरा यही कहना है कि आप क्या कह रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आपके साथ किसने क्या किया है, क्यों किया है, इससे किसी को मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ एक चीज़ से है कि आप जो कह रहे हो उसको साबित करने के लिए आपके पास सबूत क्या है। और सबूत भी ऐसा नहीं है। एक बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ। मान लीजिए मैंने किसी की आवाज़ को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, या किसी की वीडियो मैंने मोबाइल में बना ली, उसके बाद उसको मैंने ट्रांसफ़र करके पेन ड्राइव पर ले लिया और मोबाइल से वीडियो डिलीट कर दिया, और मैं उस पेन ड्राइव को लेकर अदालत के पास गया कि जी ये रहा मेरे पास सबूत। वो सबूत नहीं है, अदालत उसको नहीं लेगी। अच्छा जी, सबूत वो तब तक था जब तक वो उस मोबाइल में था। जिस मोबाइल से शूट किया गया उसी मोबाइल में वीडियो है, तो वो मोबाइल और वीडियो ये कानूनी सबूत है। ओके, तो अगर आप उसकी कॉपी बना के एक सेव कर लो या किसी को भेज दो, ये चलेगा, लेकिन ओरिजिनल डिवाइस के साथ ओरिजिनल सबूत वो प्रामाणिक है, उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव की जा सकती है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने तो बताया। आपको सबूत लेने और सबूत को अदालत तक ले जाने का, इसका भी एक विज्ञान है। ओके, अगर आप सही तरीके से ले जा रहे हो, क्योंकि उस फुटेज से ये साबित किया जाएगा कि उसमें उसके मेटा डेटा होंगे। मेटा डेटा से ये होगा कि जी देखिए इस मेमोरी में इस सेक्टर और इस ट्रैक में ये वीडियो सेव हुआ है, इस कैमरा पिक्सल और इस मदरबोर्ड के जरिए इसकी प्रोसेसिंग हुई है। ऑथेंटिकेशन में वो आपका प्रामाणिक निकलेगा। लेकिन आपने कॉपी कर दिया, उसकी हैश वैल्यू मिलेगी। हैश वैल्यू हमारे और आपके डीएनए की तरह है कि हैश वैल्यू अगर मैच कर रही है तो उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं किया गया, अगर मैच नहीं कर रही है तो मैनिपुलेटेड है। जैसे ही आपने उसे पेन ड्राइव पे कॉपी किया, उसकी हैश वैल्यू चेंज हो गई। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको खुद ना समझ में आए और आपको लगता है ये सबूत हो सकते हैं, तो वक्त रहते आप विशेषज्ञ की सलाह लीजिए, विशेषज्ञों की मदद लीजिए। उन सबूतों को कानूनी तरीके से हासिल करिए या उसको प्रिक्योर करिए, सिक्योर करिए और अदालत के सामने ले जाइए, लेकिन प्रोसेस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एक फैक्ट आप और भी बता रहे थे कि 7 years एंड अबव नए कानून में, जो हमारा नया कानून भारत सरकार ने अभी लागू किया है कुछ दिन पहले, उस नए कानून में वो हर अपराध जिसकी सज़ा 7 साल या उससे ऊपर है, उसमें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी है। यानी कि पुलिस को सीन ऑफ क्राइम को फॉरेंसिक एक्सपर्ट बुलाना पड़ेगा, वहाँ सबूतों को इकट्ठा करना पड़ेगा और अदालत के सामने रखना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है। तो आने वाले टाइम में देखिए, फॉरेंसिक एविडेंस की तो हमेशा से महत्व रहा है, लेकिन फॉरेंसिक जांच का महत्व बढ़ने वाला है, क्योंकि विज्ञान के बढ़ते कदम के साथ अब सच को जानने का तरीका और सच को जानने की कोशिश अब बहुत मुश्किल नहीं रह गई है। लेकिन जो क्रिमिनल माइंडेड होता है वो हर रोज एक नया तरीका ढूंढ लेता है कुछ ना कुछ करने का, जो कि मतलब मुझे लगता है पुलिस, फॉरेंसिक सब अनभिज्ञ होते हैं और फिर उस नए तरीके से को तोड़ पाना, उस क्राइम को समझ पाना। देखिए जी, एक बात समझ लो कि जो भी अपराधी है वो कभी भी साइंटिस्ट के दिमाग को तो मात नहीं दे पाएगा। इसके रीज़न है, वो उस क्राइम की तैयारी करके और क्राइम कर रहा है, लेकिन उसको पकड़ने वाले की तैयारी, उसकी मेंटल एबिलिटी, उसका लॉजिक, उसका साइंस, वो कहीं आ गया है। मुझे लगता है इसका बड़ा एग्जाम्पल वो
सोनम और राज वाला है मामला, बिल्कुल। जो शिलोंग वाला। बिल्कुल। हाँ। तो अब सच्चाई दबाना बहुत मुश्किल है। अरे भाई, आप अपराधी हो, आपको लग रहा है कि आपने सारे सबूत मिटा दिए, हम्म। क्योंकि आपकी एबिलिटी अगर इतनी अच्छी होती तो शायद आप अपराध नहीं करते, आप एक क्रिमिनल नहीं होते। लेकिन आपको पकड़ने वाला आदमी, उसके पास इतना दिमाग है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, वो आपको पकड़ेगा। मतलब बचना आज के दौर में किसी भी अपराधी के लिए बचना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। सो विद सो मेनी नंबर ऑफ केसेस, जैसे आपका अपना लैब है लक्सर लैब, कितने आपको टीम मेंबर्स लगते होंगे? मतलब जिस तादाद में केसेस बढ़ रहे हैं उस तादाद में काम कर। देखिए, इसमें कुछ अवेयरनेस का लोगों के साथ इशू है। कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि उनके पास ये अधिकार है कि वो अपने सबूतों को भी जांच करा सकते हैं और अदालत उसे मानेगी। वकील जो लॉयर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, लॉ फर्म्स हैं, उनको पता है, वो लोगों को रिकमेंड करते हैं, भेजते हैं। लेकिन अभी भी कॉमन मैन में ये अवेयरनेस नहीं है। कॉमन मैन अभी भी उसको नहीं पता। तो 2-3 चीज़ें ज़रूर, कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज मजबूत तब बनता है जब उसके नागरिक मजबूत होते हैं, सशक्त होते हैं। एजुकेशन सिस्टम में बुनियादी कानून की पढ़ाई, बुनियादी डिजिटल अवेयरनेस, बुनियादी एंटी क्रिमिनल थॉट, बुनियादी अपराध विज्ञान की चीज़ें, ये प्राइमरी स्कूल से आपको थोड़ा थोड़ा बच्चे को अवेयर करना पड़ेगा। तब ये पीढ़ी जब 10 साल बाद नौजवान होगी और समाज में उतरेगी तो वो एक मजबूत समाज की नींव रखेगी। अभी लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन हम कहाँ किसी माता पिता को सुनते हैं कि मेरा बच्चा फॉरेंसिक्स की पढ़ाई करेगा? नहीं सुनते। मतलब पहले था डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, अब कुछ और बनना तो चाहते हैं, लेकिन फॉरेंसिक्स को लेकर मुझे लगता है कि पेरेंट्स भी नहीं, आप सही कह रही हैं, तादाद कम है लेकिन काफ़ी बच्चे अब आ रहे हैं। कई सारे विश्वविद्यालय और सरकारें भी इसको पढ़ा रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। बच्चों के लिहाज से देखिए, कोई भी विज्ञान या ज्ञान बुरा नहीं होता। एक बच्चा हिस्ट्री पढ़ के और यूपीएससी निकाल लेता है, हिस्ट्री से ग्रेजुएट होता है, यूपीएससी निकाल लेता है। एक बच्चा, आपने खबरें सुनी होंगी कि बीटेक और एमटेक करके चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन करता है। तो इट्स डिपेंड ऑन द किड। फॉरेंसिक की अब अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी अभी भी नहीं है। लेकिन कुछ मामले ऐसे आप लोगों के पास आते ही होंगे जहां ब्लड को इन्वेस्टिगेट करना है, डेड बॉडी को देखना है, करना है, उस समय देखिए, डेड बॉडी के मामले कम आते हैं। डेड बॉडी चूँकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट एग्जामिन नहीं करता है, वो फॉरेंसिक मेडिसिन वाला जो डॉक्टर होता है, पोस्टमार्टम हाउस में होता है, वो उसकी ऑटोप्सी करता है। उसकी रिपोर्ट्स आती हैं हम लोगों के पास कि देखिए ये रिपोर्ट क्या कह रही है, इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें लैग कहाँ पे है, क्या छुपाया गया है। इस तरीके के मामले हमारे पास आते हैं, लेकिन हमारे पास ऑटोप्सी के मामले नहीं आते हैं। ब्लड स्प्लैटिंग के मामले आते हैं, सीन ऑफ क्राइम की तस्वीरें आती हैं कि ये फॉरेंसिक फोटोग्राफी की तस्वीरें हैं, इसको देख के आप अपना ओपिनियन दीजिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। कॉरपोरेट्स के बहुत मामले आ रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉई और कॉरपोरेट सेक्टर में जो करप्शन है उसके मामले बहुत बढ़ रहे हैं। तो कॉरपोरेट सेक्टर से बहुत सारा काम हम लोगों के पास आ रहा है कि ये फ्रॉड हुआ हमारे यहाँ, इतने का स्कैम हुआ हमारे यहाँ, ये गलत हुआ, इसको हमें प्रूव करना है। एम्प्लॉई के साथ इश्यूज़ हैं कि उनको जो शक है कि ये एम्प्लॉई इसने हमारे यहाँ हमारी कंपनी में गड़बड़ किया है। तो देखिए, दोनों चीज़ हानिकारक हैं। अगर किया है तब भी गड़बड़ है, और नहीं किया है और उस पर आरोप लग रहा है तब भी गड़बड़ है। क्योंकि अब तक जो माइंडसेट है ना, वो यही हम लोग अमूमन सोचते हैं कि फॉरेंसिक्स का मतलब है कि क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेट करना। लेकिन ये डिजिटल फॉरेंसिक्स जो आप बता रहे हैं और जो क्राइम का स्वरूप पूरा बदला है, वो मुझे लगता है कि दर्शकों को जानने और समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट की, एक साइंटिस्ट की। बिल्कुल, है ना, कि मामला किसी भी तरह का हो। बिल्कुल। तो ये जो आप नया कानून बता रहे थे जिसमें 7 years एंड अबव, उसके कुछ मेजर पॉइंटर्स और हैं जो दर्शकों के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं? देखिए, आम बोलचाल की भाषा में मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा कि कानून ने आपको बहुत सारी ताकत दे रखी है, एक कॉमन मैन को। ये संविधान और ये कानून बना ही आपके लिए है, ये किसी और के लिए नहीं बना है, ये पुलिस के लिए नहीं बना है, ये सरकारों के लिए नहीं बना है। भाई, ये बना आपको है, सबसे बड़ी ताकत आपके पास है। थोड़ा सा इस कानून के बारे में समझिए
इस कानून को जानिए, अपने अधिकारों को जानिए। राइट टू प्राइवेसी इज़ फंडामेंटल राइट। मेरा निजता का अधिकार संविधान ने दिया है। कहाँ है मेरी निजता? रोज़ 4 कॉल सेंटर के फ़ोन आते हैं कि जी आप ये बोल रहे हैं, आपकी गाड़ी का नंबर ये है। मेरी निजता तो है ही नहीं। तो हमें अपने अधिकारों को, पहले तो कानून ने हमें क्या दिए हैं वो समझने होंगे। कानून की नज़र में आप में और पुलिस में कोई फ़र्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि पुलिस अगर कोई आरोप लगा रही है तो वो सही है और आपके पास कोई अधिकार नहीं है आपने को बेगुनाह साबित करने का। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। कानून के सामने पुलिस और आप में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, आपके पास मान लिया कोई सबूत है, कोई रिकॉर्डिंग है जो 20 साल पुराना है, तो क्या वो वैलिड रहेगा डाउन द लाइन 20 साल बाद भी? बिल्कुल 20 साल बाद भी डाउन होगा, 50 साल बाद डाउन वो वैलिड रहेगा। अगर उसकी ऑथेंटिसिटी हम प्रूव कर लेते हैं, हम ये बता सकते हैं विज्ञान के आधार पे कि इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई है, इसकी हैश वैल्यू प्रोटेक्टेड है, ये इस चीज़ से हुई है, तो 100 साल बाद हो क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन वो 20 सालों में डिवाइस तो बदल जाएगा। मान लिया कि आपने एक फ़ोन पे शूट किया, बिल्कुल डिवाइस बदल जाएगा, लेकिन जिस डिवाइस को वो डिक्लेयर करेगा कि मैंने इस डिवाइस से किया है, इसको अपने स्टेटमेंट में वो बताएगा कि 20 साल पहले मैंने इस डिवाइस से किया है। तो जो बता रहा है और जो उसमें मेटा डेटा और इन्फॉर्मेशन, डिजिटल इन्फॉर्मेशन उस ऑडियो क्लिप में मौजूद है, वो तो उसका कुछ हिस्सा तो बताएगा ना, हाँ इस तरह की डिवाइस से ये शूट हुआ है और ये मैनिपुलेटेड नहीं है। तो देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि 20 साल 50 साल के केस में अगर डिवाइस नहीं है तो वो एविडेंस बेकार है। हाँ, ऑथेंटिसिटी प्रूव होने लायक होनी चाहिए। तो जैसे ये केसेस बहुत पीछे आए, रश्मिका मंदाना का था और कई एक्ट्रेसेस का, कि चेंजिंग रूम के वीडियोस बहुत सारे लीक हो रहे थे, हालांकि वो रियल नहीं थे, फेक थे। सो ये जो वीडियोस बाहर आते हैं, तो क्या फिर ये सारे वीडियोस को पुलिस फॉरेंसिक्स तक ही भेजती है टू इन्वेस्टिगेट? बिल्कुल, सज़ा दिलाने के लिए मान लीजिए वीडियो उसने अदालत में जमा किया और जिसके ऊपर आरोप है उसने कह दिया कि जी मैंने नहीं लगाया था, मुझे क्या पता किसने लगाया, फॉर द एग्ज़ाम्पल। लेकिन अगर फॉरेंसिक करा लेगी वो, तो वहाँ से कैमरा रिकवर होगा, उस कैमरे में वो वीडियो मिलेगा, उसकी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होगी, वो वीडियो बताएगा कि मैं इसी कैमरे से रिकॉर्ड हुआ हूँ। नहीं, जैसे कि मान लिया ये, इसके लिए तो रश्मिका मंदाना को जाके कंप्लेंट डालनी पड़ेगी, लेकिन तभी वो पुलिस उस पर एक्शन लेगी या नहीं? सुमोटो भी ले सकती है पुलिस, सुमोटो भी ले सकती है। पुलिस सुमोटो भी ले सकती है, लेकिन जी प्रैक्टिकली आप देखो, जाने पे तो पुलिस केस दर्ज करती नहीं है, अब सुमोटो कहाँ से लेगी? आपको अपने अधिकार के लिए फाइट करना पड़ेगा। इसमें गलती पुलिस की भी नहीं है। प्रति व्यक्ति जितनी पुलिस इस देश में होनी चाहिए उतनी नहीं है। हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, पुलिस का लोड बहुत ही ज़्यादा है। वो आधे केस को चाहती है कि भाई ना आए मेरे थाने में, क्यों? क्योंकि मेरे पास जितने केस हैं मुझसे वही हैंडल नहीं हो रहा है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना आप ही को पड़ेगा, आप ही को खड़ा होना पड़ेगा। और अगर हर आदमी अपराध के खिलाफ खड़ा हो जाए तो शायद अपराधी की कमर टूट जाएगी। अरे कई सारे मामलों में एक डिजिटल अपराधी जो है किसी को 10-20 लाख रुपए लूटता है और वो FIR भी करा देता है, और उसकी हिम्मत देखिए उस अपराधी की कि एक हफ्ते बाद उसको फिर फ़ोन करता है वो। और वो कई बार सोशल मीडिया में कई सारी वीडियो आई हैं, वो कहता है कि जो बिगाड़ना बिगाड़ लेना। वो उसको, उसका कॉन्फिडेंस है कि अभी न इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, न पुलिस के पास समय है, न ये आदमी मेरे पीछे बहुत लगेगा। और जो लग जाता है फिर तो पुलिस को भी पकड़ना पड़ता है, अपराधी भी पकड़ में आता है, सब होता है। जैसे ये केस था शाहरुख खान के बेटे का, ड्रग्स का मामला था और वो अरेस्ट भी हुए। वहाँ ऐसे केसेस में फॉरेंसिक्स का क्या रोल होता है जब आप वो जहाज़ पे थे, वो पानी वाले जहाज़ पे थे? देखिए, बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही बड़ा रोल। अगर और मेरे बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस बना अगर तो मेरे ऊपर मान लीजिए ड्रग्स का आरोप है, भाई मैं ड्रग्स ले रहा हूँ अगर, तो उसके ट्रेसेस मेरे कपड़ों पे होंगे, मेरे हाथ में होंगे, जिसे कि रेसिडुअल बोलते हैं, बहुत सारी ट्रेसेस मिलेंगे। सिंपल सी थ्योरी है लॉकार्ड की कि मैं कहीं गया या मैं कहीं से आया या कोई चीज़ मेरे पास आई और मेरे पास से गई, वो अपने साथ कुछ लेके आएगी और कुछ छोड़ के जाएगी। तो अगर कुछ लेके आई है तो मेरे पास उसके ट्रेसेस मिलेंगे, कुछ छोड़ के गई है तो उसके ट्रेसेस मिलेंगे। तो फॉरेंसिक ये प्रूव कर सकता है कि अगर किसी पर ड्रग्स के आरोप है इस तारीख को,
तो वो उसके पास थे कि नहीं थे। कोई कपड़े सीज होंगे, अरेस्ट करते समय, गिरफ्तारी करते समय आप सबूत पुलिस को रखने होंगे ना, भाई जो कपड़े उस समय पहने थे वो कहाँ हैं। और कई मामले तो इसमें भी दब जाते होंगे कि जो सैंपल आप तक टाइमली पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचा, कोई भी चीज़ हो सकता है। हाँ देखिए, कई सारी डिस्ट्रक्टिव एविडेंसेस होते हैं जिनकी एक शेल्फ लाइफ होती है। उस पर कोई एक्शन लिया जाता है? नहीं, अब उस पर क्या एक्शन होगा? अगर मान लीजिए आईओ कह देता है कि हमको उस समय तक ये रिकवरी नहीं हुआ था, ये आज रिकवर हुआ है, नहीं हो गया और जमा जहां पहुंचना था वो नहीं पहुंचा, तो ये गलती है उसकी, इस पर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे मामले, हाई प्रोफाइल केसेस भी हमने डिस्कस किए और फॉरेंसिक्स के बारे में उसके बारीकियों को समझने की कोशिश की इंद्रजीत जी से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और आपसे जल्द एक बार और फिर मुलाकात करूंगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू।